नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटक की। और कर्नाटक में जो नाटक शुरू हुआ है वो देखने लायक है। मैं देखने लायक उसको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप सुनेंगे कि आखिर सरकारें बदलने से होता क्या है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ जब सिस्टम की बात करते हैं, जब हम देश की बात करते हैं, तो तीन महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। एक फैक्टर सरकार है। सरकार कोई एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत कर बैठती है, मुख्यमंत्री बनाती है, बाकी मंत्रिपरिषद बनाती है। दूसरा तंत्र है, जो जो सरकार किसी की भी हो, तंत्र वही रहता है, यानी कि मशीनरी। और तीसरा जनता। तो मैं कहता हूँ कि सरकार और तंत्र की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ जनता सुसभ्य नहीं होती, जहाँ जनता का जो मनोभाव है वो धार्मिक नहीं होता। अगर वो धर्म के आधार पर चले तो हमें तंत्र की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें 2 टाइम की रोटी खानी है, बाल बच्चे पालने हैं, समाज का काम करना है, बाह्य सुरक्षा से रक्षा करनी है और समाज का विकास हो। तो वो आवश्यकता नहीं अगर धर्म के आधार पर आप चलेंगे तो। लेकिन हाँ, जो समाज बिगड़ता है तो आक्रांताओं से बचने के लिए, बाह्य सुरक्षा से बचने के लिए आपको एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तभी राजा आया। दूसरा तंत्र है, और तंत्र का विकास होता है। मैं तंत्र का विकास जब कहता हूं तो आप मान के चलें, अशोक जिसने जीत तो लिया था, लेकिन 8 वर्ष तक वो पाटलिपुत्र नहीं आया। उसने पुरानी व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म किया। इसमें उसको 8 वर्ष लगे। और वो पाटलिपुत्र इसलिए नहीं आया क्योंकि जब वो व्यवस्था परिवर्तन कर रहा था तो उसको ये शंका निश्चित रूप से थी कि जो सिस्टम है, जो तंत्र बना हुआ है, वो तंत्र उसको मार डालेगा। इसलिए उसने पूरे तंत्र को बदलने के लिए एक प्रण लिया कि वो जब तक पूरा तंत्र बदल नहीं लेगा, जब तक पूरी व्यवस्था को बदल नहीं लेगा, तब तक वो पाटलिपुत्र नहीं आएगा। अशोक ने नया तंत्र विकसित कर लिया, तब उसने काम करना शुरू किया था, क्योंकि अशोक को निश्चित रूप से मालूम रहा होगा कि पुराने तंत्र के आधार पर नया साम्राज्य स्थापित करना मुश्किल काम है। हालांकि चाणक्य का इस्टेब्लिश किया हुआ तंत्र था, लेकिन वो तंत्र उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। बाद में गुप्तों ने अपना तंत्र खड़ा किया। और आप सोचिए कि जब मुसलमान भारत पर शासन करने आए तो उन्होंने कुरान के आधार पर नया तंत्र ही विकसित किया। उस तंत्र के विरोध में शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करी, और फिर से अष्टप्रधान, कौन सुरक्षा करेगा, कौन व्यापार देखेगा, कौन खेतीबाड़ी देखेगा, कौन टैक्सेशन देखेगा, और उनके आधार क्या होंगे, आधार बिंदु क्या होंगे, यानी कि नया तंत्र विकसित किया शिवाजी महाराज ने। अंग्रेज जब आए तो मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच की खास बात यह है कि मुसलमान देश के लोगों को गुलाम समझकर काम करते थे, और अंग्रेज जब भारत में आया, ईसाई भारत में आया, तो उसने वो तंत्र जो विकसित किया वो नौकरों का तंत्र विकसित किया, क्योंकि उनको बेस्ट एम्प्लॉइज चाहिए थे। उन्होंने माइंडसेट पूरे देश का डेवलप कर दिया कि नहीं, तुम्हें नौकरी करनी है तभी पढ़ाई करिए, क्रिश्चियन स्कूल खोले, पढ़ाई करो। और वो पढ़ाई जो उन्होंने शुरू की वो शुरुआत से इसी बात की थी कि तुम अपने देश के मालिक नहीं, अपने देश के ही नौकर हो जाओगे। देश में शासन करने आए बाहर के लोग तुमको नौकर मानेंगे। इसलिए संसाधनों पर अधिकार सरकार का होगा और जनता उसमें नौकरी करेगी। ये अंग्रेजी तंत्र था। अंग्रेजी तंत्र को हम बदल नहीं पाए और समस्या हमारे सामने है। तो फिर मैं जब दूसरी बात कहता हूं तो तंत्र की बात कहता हूं। और तीसरी बात, जैसे मैंने कहा, जनता। अब तीसरी बात जनता है। जनता का मनोभाव जो तंत्र के साथ कॉम्पेटेबल बैठता है, सरकारें उसको बदलना चाहती तो मुश्किल हो जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि जनता का मनोभाव नौकरों का बना दिया था और तंत्र नौकरशाही का बना दिया था। तो नौकरशाही के तंत्र में नौकरी करने के लिए हम लालायित रहते थे और हम वहां फिट बैठते थे। तो आज भी अगर आपको सरकारी नौकरी ना अच्छी लगती हो तो प्राइवेट कर लीजिए, लेकिन विचार नौकरी का ही रहता है। स्टार्टअप शुरू करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, अपना काम विकसित करना मुश्किल होता है। घर में पकौड़े तलकर शाम को 5,000 रोज पैदा करे, लेकिन वो नहीं करेगा, वो 500 रुपए रोज की किसी की नौकरी करेगा। ये मानसिक विकृति है भारत की। आप सोचो, जो नाई का काम करता है वो नाई का काम शाम को 1,000 रुपए पैदा करता है, वो नहीं करेगा, लेकिन वो 200 रुपए रोज की कहीं नौकरी करने जाएगा। ऐसा उसको हीन भावना पैदा करवा दी।
जो बढ़ई का काम करने वाला है, जो लोहार का काम करने वाला है, जो सुनार का काम करने वाला है। मतलब कहने का हमारे ही देश में हमारी ही प्रवृत्ति को अंग्रेजों ने हमारी प्रवृत्ति तोड़कर हमारा व्यापार छीनकर उसको कहीं कॉर्पोरेट जगत में स्टैब्लिश कर दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल ईस्ट इंडिया तो कंपनी थी, कंपनी व्यवस्था में ला दिया। तो या तो सरकार का सीधा मुलाजिम होगा या फिर कंपनी का सीधा मुलाजिम होगा, अपना काम छोड़ देगा। आज भी वही तंत्र चल रहा है, उस तंत्र के हम इस समय गुलाम बने हुए हैं। यानी कि हम अपने ही देश में मालिक से नौकर बने हुए हैं, हम अपने देश के मालिक समझते ही नहीं। हम तो नौकरी करने के लिए परेशान रहते हैं, वो करते हैं। तो दूसरा भाग वो है। और तीसरा भाग वो है कि तंत्र को और समाज की शिक्षा को बदलने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जनता ने सरकार पर भरोसा किया, अब सरकार तंत्र नए सिरे से विकसित करे और सरकार उस तंत्र को नौकरशाही से हटाकर मालिकशाही पर लेकर आए, आम जनता का मनोभाव बने और छोटे छोटे काम कर कर देश के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करें, देश के लिए हम काम करें, देश को कुछ दें, हमारा भी भरण पोषण होगा और देश का भी विकास होगा। ऐसा हम नहीं करते, हम दूसरे की चाकरी करने में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, हम वो नहीं करते। तो ये सरकार का काम बनता है कि सरकार उसको बदले। अब तंत्र जब बहुत पुराना हो जाता है, अशोक को जैसे मैंने कहा, जब वो युद्ध काल का समय था, जब वो तलवार का समय था, डेमोक्रेसी नहीं थी, तब उसको 8 वर्ष लगे थे। अब गुप्तों को लंबा समय लगा, मुसलमानों को लंबा समय लगा, मुगलों और जो भारत में गुलाम वंश आया, गुलाम वंश से लेकर मुगलों के बीच में 250 वर्षों का फर्क है लगभग, बल्कि 300 वर्षों का कह लीजिए, अगर कुछ कहना चाहे तो। मैं 200-250 वर्षों का मानते हैं। 200-250 वर्ष उनको मुस्लिम तंत्र विकसित करने में लगा, तब मुगलों ने भारत पर शासन किया। हमने तंत्र को बदला नहीं, हमने मनोभावना नहीं बदली, हमने देश में कुछ काम नहीं किया। लेकिन सरकार जब करना चाहती है तो इतने कठोर तंत्र को बदलने के लिए जनता का साथ चाहिए होता है, जनता की मनोभावना चाहिए होती है, जनता की होमोजिनिटी चाहिए होती है, मतलब एक विचार चाहिए होता है, समर्पण चाहिए होता है। कर्नाटक उसका एक इलस्ट्रेशन है। कर्नाटक में सरकार बदल गई, सरकार किसी वजह से बदली हो, कोई भी अवगुण रहा हो सरकार में, किसी वजह से बदली हो। लेकिन मैं जैसे कहता हूं, सरकार पॉलिसी के लिए आती है। तंत्र और जनता के बीच की पॉलिसी वो तय करेगी, देश में परिवर्तन करेगी, समाज में परिवर्तन करेगी, समाज के माइंडसेट में परिवर्तन करेगी। जैसा मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मुद्रा योजना ले लो, स्टार्टअप शुरू कर लो, स्टैंड अप इंडिया हो जाओ, घर में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो, ये सब प्रयास चल रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी में भी हम ले आए हैं कि भाई आप वहां पढ़िए और पढ़ने के बाद काम करिए, आप नौकरी की तरफ कम भागिए, आप आर्टिकलशिप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए 4-5 साल, तो आपके हाथ में एक गुण आ जाएगा और वो गुण अगर आपके हाथ में आ गया तो कुछ ना कुछ करने लगेंगे, देश को कुछ भी बना कर देंगे। वो आपको तो लाभ देगा ही देगा, देश को भी लाभ देगा, केवल डिग्रियां रखकर किसी और की नौकरी करने के लिए नहीं। ये तंत्र परिवर्तन की बात है, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात है। कर्नाटक में जो पिछली सरकार बैठी, जैसे मैंने कहा कि वो किसी कारण से भी गई हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि वो किस कारण से गई, उसके जाने का कारण क्या था। लेकिन मेरे मन में एक बात जरूर आ रही है कि वो जो सरकार गई, उसने जो मुख्य पॉलिसी वर्क किए थे उनको छेड़ने की क्या आवश्यकता पड़ती है। सिद्धारमैया की सरकार बैठी, उसने आते ही तुष्टीकरण का खेल खेलना शुरू कर दिया। आप सोचो कि एंटी कन्वर्जन लॉ पास कर दिया था, एंटी कन्वर्जन लॉ कर्नाटक में लागू हो गया था। ये आए, इन्होंने आज कैबिनेट की बैठक की, कैबिनेट की बैठक करने के बाद कहा कि हम वो एंटी कन्वर्जन लॉ हटाना चाहते हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ हटाना चाहते हैं मतलब एंटी कन्वर्जन लॉ हटाने का मतलब ये हो गया कि आप किस तरफ देश को लेकर जा रहे हैं, हमारी बच्चियों को कैसे बचाएंगे। केरला स्टोरी जैसी स्टोरीज आपके सामने हैं, 72 हूरों जैसी स्टोरीज आपके सामने हैं। फिर आप एंटी कन्वर्जन लॉ, हालांकि बहुत ये कानून बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी कानून है तो उसके बेस पर कुछ ना कुछ तो हम बचाव कर ही लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं हटा दूंगा। आप सोचो कि सावरकर को सिलेबस से हटा देंगे, वो उन्होंने ये फैसला किया है। उन्होंने कहा डॉक्टर हेडगेवार को हम सिलेबस से हटा देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था चल गई, जो बीजेपी रूल में जो कुछ भी ऑर्डिनेंस आए थे, जो कुछ भी कानून बनाए गए थे, उन कानूनों को हम खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान नाम के आक्रांता की सिलेबस से हटा दिया गया था, भाई इसकी महिमा मंडन बंद करो। उन्होंने कहा हम सिलेबस परिवर्तन करके उसका महिमा मंडन करेंगे। आप इनके कैबिनेट मंत्री का बयान आया, HK पाटिल, और उसके अलावा खड़गे के बेटे का बयान आया, और ये किस तरह की बात कर रहे हैं इस समय, आप सोचकर देखो।
इन्होंने मतलब ये कहा है कि जो एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर जो लॉ लेकर आई थी सरकार पिछली वाली एपीएमसी को, वो हम रिप्लेस कर देंगे, उसको भी हटा देंगे, हम एग्रीकल्चर पर भी जो वो काम कर गए हैं वो नहीं करने देंगे। आगे वो इस विषय में जो 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन दे रखा था कर्नाटक में पिछली कांग्रेस सरकार ने, और बीजेपी सरकार ने उसको हटा दिया था, इन्होंने कहा वो रिजर्वेशन हम फिर से लागू कर देंगे, पूरी ताकत से लागू कर देंगे, एंटी कन्वर्जन लॉ हटा देंगे, कानून लागू कर देंगे, टीपू सुल्तान और अकबर को महान पढ़ाना शुरू कर देंगे। कैसे आप व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? ये गुलामी की मानसिकता हमारे मन से जा ही नहीं रही। अंग्रेजों का महिमा मंडन करने वाले सिलेबस हम हटा नहीं पा रहे हैं, मुसलमानों के आक्रांताओं के महिमा मंडन करने वाले सिलेबस हम हटा नहीं पा रहे हैं, टीपू सुल्तान को महानता की श्रेणी से हम कम नीचे नहीं ला पा रहे हैं। कैसे होगा परिवर्तन? लेकिन ये देखने में आ गया कि सरकार भले ही थोड़ा बहुत करे, आप बहुत संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का बस का किराया, ये सब दिमाग में रह सकता है, लेकिन आपके आगे आने वाली पीढ़ियां अगर उसको भुगतेंगी, आपके बिजली पानी को, तो आप सोच सकते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अभी तो ये कैबिनेट की अभी बैठक हुई है, कितने सारे डिसीजनों को पलटा जाएगा, किस तरफ देश को लेकर जाया जाएगा, ये वो आज की कैबिनेट का एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है कि तुष्टीकरण की राजनीति को वो कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। 4% रिजर्वेशन, उसको बढ़ाकर भी ला सकते हैं, और इसके अतिरिक्त एंटी कन्वर्जन लॉ को ख़त्म करना, टीपू सुल्तान की महिमा मंडल करना, आदिल शाह का महिमा मंडल करना, या मुग़लों का महिमा मंडन करना, एग्रीकल्चर कानून वहाँ पर जो लोकल बना दिए गए थे एपीएमसी के लॉ, वो हटा देना। ये कैबिनेट की मंजूरी हुई है, आज अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है। आप सोच सकते हैं कि सरकार परिवर्तन से क्या होता है। कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? कौन करेगा तंत्र परिवर्तन? अगर सरकार बैठने वाली जो पिछली सरकार अच्छे काम कर गई हो, उस पर कुंडी मारकर बैठ तो सकती है कि भाई वो तो पिछली सरकार कर गई, हो गया सो हो गया, मैं क्या करूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं तुष्टीकरण को पूर्ण रूप से लागू करूंगा, और वैसे ही करूंगा जो तुमने परिवर्तन करने की कोशिश करी है। वीर सावरकर को, भारत के हिंदू पूर्वजों को, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जो हिंदूवादी थे, उनको सिलेबस से हटा देंगे, टीपू सुल्तान को सिलेबस में डाला जाएगा। आप सोचिए कि किस तरफ हम जा रहे हैं और क्या होता है, सरकार परिवर्तन का परिणाम क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।